नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्रों। आज मैं पुनः अपने दूसरे वीडियो को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, आज मैं अकबर की राजपूत नीति का अध्ययन करना चाहूँगा। मुगल काल में अकबर की राजपूत नीति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। राजपूतों का सहयोग अकबर को मिला, जिससे मुगल साम्राज्य को वह मजबूती प्रदान कर सका। राजपूत नीति को समझने के पूर्व हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण, प्रसार और सुरक्षा हेतु अकबर महान के द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों में उसकी राजपूत नीति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर की राजपूत नीति उसकी कूटनीतिक नीति पर आधारित थी, जो मुगलों के साथ साथ राजपूतों के लिए भी लाभप्रद रही। सबसे पहले राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अकबर के पूर्व मुगल राजपूत संबंध को अगर देखेंगे तो बाबर के खिलाफ महत्वपूर्ण राजपूत शक्ति राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा। उसके पिता हुमायूं को भी राजपूतों से बहुत अधिक मदद नहीं मिली। उत्तर भारत की राजनीति में राजपूत शक्ति बहुत मजबूत भूमिका में थी। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सल्तनत सुल्तानों का राजपूतों के साथ संघर्ष चलता रहा। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान, रणथंभौर अभियान, इस तरह हम देख सकते हैं। राजपूताना अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर मुगलों को टक्कर देने में समर्थ थी, और अभी भी राणा सांगा के पराजय के बाद भी उत्तर भारत की राजनीति में राजपूत शक्ति मृतप्राय नहीं हुई थी। इसलिए अकबर के राजपूत नीति में परिवर्तन हुए। परिवर्तन के कारण भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर का लालन पालन राजपूत राजघराने में हुआ था। बचपन की बहुत सारी बातें उसके दिमागों पर हावी रही, और हिंदुओं विशेषकर राजपूतों के प्रति नीति को अपनाने के लिए वह दृढ़ संकल्प हुआ। 1562 ईस्वी में राजपूत पत्नी के हरम में आ जाने के बाद भी उसकी राजपूतों के प्रति बहुत सारी नीति में परिवर्तन आता है। अब हमें यह देखना है कि अकबर की राजपूत नीति के प्रकार और स्वरूप क्या थे, और अकबर ने राजपूत नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार किया, और राजपूत नीति का क्या परिणाम रहा। अगर अकबर के राजपूत नीति का हम अध्ययन करें तो उसे 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला नीति जो राजपूतों के प्रति अपनाई गई थी वह थी मैत्री एवं आत्मसमर्पण की नीति। दूसरा, वैवाहिक संबंध एवं मैत्री की नीति। तीसरा, नियुक्ति की नीति। चौथा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति हिंदुओं के प्रति, राजपूतों के प्रति। और 5वां, युद्ध नीति। एक एक करके हम अकबर के इन सारे नीतियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, मैत्री और आत्मसमर्पण की नीति के बारे में अगर हम बात करें, इस नीति के तहत
राजपूत शासकों ने मुगलों से मैत्री की एवं उसकी अधीनता को स्वीकारी। अकबर का खुला फरमान था, जो भी राजपूत राज उसके छत्र के नीचे आ जाएंगे उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी जाएगी, उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार रहेगा, केवल वह मुगलों की अधीनता को स्वीकार करे, उसके छत्र दंड के नीचे आ जाए। इस मैत्री एवं आत्मसमर्पण की नीति के उदाहरणों को अगर देखें, आमेर का राजा भारमल, जोधपुर का राजा चंद्रसेन, जैसलमेर का राजा हर राय, इसके अलावे अन्य राजपूत राजवाड़े जैसे मारवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि ने भी अकबर की अधीनता इस नीति के तहत स्वीकारी। इनमें से कुछ राज्य पुताने के राज्यों के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध भी होता है, जिसको हम वैवाहिक नीति के तहत अध्ययन करेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि मारवाड़ मुगलों की जमींदारी तुल्य थी तथा राजा का टाइटल तक भी मुगलों के द्वारा कंट्रीम किया जाता था। मैत्री और आत्मसमर्पण की नीति के तहत जिन राज्यों ने अकबर की अधीनता को स्वीकारी, उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी गई, वो केवल मुगलों के छत्र के नीचे आ गए। इस प्रकार अकबर ने राजपूताना के एक बड़े भाग को मैत्री के सहारे आत्मसमर्पण कराकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कराई। राजपूतों के प्रति अकबर की दूसरी प्रमुख नीति थी वैवाहिक संबंध एवं मैत्री की नीति। कुछ राजपूत राजघराने के साथ मुगलों का वैवाहिक संबंध हुआ। अकबर ने राजपूतों से खून खानदान और बेटी रोटी का संबंध भी कायम किया। सबसे पहले इसके उदाहरण को हम देखें। आमेर का राजा भारमल की पुत्री हरका बाई या बाई हरका का 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर के साथ विवाह हुआ। पहली राजपूत पत्नी मुगल हरम में आई। इसका प्रमाण हमें इंपीरियल गजेटियर से मिलता है, जिसमें हरका बाई के नाम का जिक्र है। इसके अलावे भगवान दास भार्गव की किताब है हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, पृष्ठ संख्या 166 में भी भारमल के पुत्री का नाम ज्ञात है, जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ था। दूसरा, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत की बात करें तो रावल मालदेव जब तक जीवित रहा मुगलों से संघर्ष करता रहा। मालदेव की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना, जो मोटा राजा के नाम से जाना जाता था। 1586 ईस्वी में मोटा राजा की पुत्री की शादी सलीम के साथ और बहन की शादी अकबर से हुई। इसका प्रमाण हमें एनसीईआरटी से मिलता है। तीसरी शादी बीकानेर रियासत के राजा कल्याण सिंह की पुत्री का अकबर के साथ हुआ, जिसका उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। अबुल फजल ने इस विवाह का विस्तृत ब्यौरा दिया है। चौथा, जैसलमेर के राजा हर राय की पुत्री का अकबर से विवाह हुआ। इसका जिक्र भी अकबरनामा में मिलता है। पांचवा, रणथंबोर अभियान 1570 ईस्वी। सुरजन राय पराजित हुआ। रणथंबोर का किला अकबर को सौंपा और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। हालांकि राजपूताना पर विस्तृत काम करने वाले जेम्स कर्नल टॉन्ड, जिसने की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इस विवाह का कर्नल टॉन्ड ने खंडन किया। इसके अलावे अकबर ने अपने पुत्र की भी शादी राजपूत कन्याओं से की। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से सलीम का विवाह
1583 ईस्वी में हुआ, जो खुसरो की मां थी। आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास की बेटी मानबाई या मनीबाई का सलीम से विवाह हुआ, जो खुर्रम की मां थी। इस प्रकार अकबर के इस नीति के तहत बहुत सारी राजपूत कन्याएं मुगल हरम में आई। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, वो इस तरह के विवाह को एक तरफा कहकर इसकी आलोचना करते हैं, जबकि बेनी प्रसाद ने इसे नई सुबह की शुरुआत कहा है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि अकबर ने बड़े ही असहाय स्थिति में इन सारे प्रस्तावों को स्वीकार किया है। परिस्थिति बस अकबर को राजपूत कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। भारमल स्वयं अपनी पुत्री का वैवाहिक प्रस्ताव अकबर के सम्मुख रखता है, क्योंकि उसे डर था कि अकबर का बहनोई शरफुद्दीन, जो अकबर की सौतेली बहन बख्शी बानो का पति था, वह हरकाबाई को उठा लेने की धमकी दे रहा था। इस वजह से मजबूरी बस भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट से कर दिया, ताकि उनकी पुत्री सुरक्षित रह सके। ईश्वरी प्रसाद का भी कहना सही है। ईश्वरी प्रसाद इसकी आलोचना एक तरफा कहकर इसलिए करते हैं कि कोई भी वैवाहिक प्रस्ताव मुगलों की तरफ से नहीं लाया गया, बल्कि राजपूत कन्या का ही विवाह मुगलों के साथ हुआ, अकबर के साथ हुआ, सलीम के साथ हुआ। किसी भी मुगल राजकुमारी का विवाह किसी राजपूत शहजादे से नहीं हुआ। इसीलिए ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यह एक तरफा विवाह था। यह भय और नैसर्गिकता की उपज थी। चाहे जो भी हो, वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अकबर ने राजपूतों का दिल जीता, उन्हें अपने रिश्तेदार बनाया, राजपूतों से खून खानदान बेटी रोटी का संबंध जोड़ा, और राजपूतों ने अपने रक्त से मुगल साम्राज्य को सींचा और स्थायित्व प्रदान किया। तीसरी नीति की बात करें तो नियुक्ति की नीति थी। नियुक्ति की नीति के तहत अगर हम देखें तो राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की गई। साम्राज्य के बड़े बड़े युद्ध अभियान का नेतृत्व राजपूतों को सौंपे गए। अकबर को अपने रिश्तेदारों पर बहुत भरोसा नहीं रह गया। वह मुसलमान सरदारों की अपेक्षा राजपूत सरदारों पर अधिक भरोसा करता था। मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद बंसबदार, जागीरदार, प्रांतीय सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर जैसे पद राजपूतों को दिए गए। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं राजा भारमल, भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा गज सिंह, बीरबल, जगत सिंह जैसे राजपूतों को मुगल साम्राज्य में सबसे ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। राजा मान सिंह मुगल काल का सबसे बड़ा मनसबदार था। यहाँ तक कि सलीम से भी ज़्यादा मनसब मान सिंह को प्रदान किया गया था। मान सिंह 5000 बटे 7500 का मनसबदार था, जबकि सलीम 5000 बटे 5000 का मनसबदार था। राजपूतों की नियुक्ति के पीछे अकबर का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसको हम लोग 2-3 संदर्भ में देख सकते हैं कि अकबर का राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाना, आखिर इसके पीछे अकबर किस दृष्टिकोण से कार्य कर रहा था। सबसे पहला कूटनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो राजपूतों को शुभचिंतक और सहयोगी
बनाना, यह अकबर का कूटनीतिक लक्ष्य था। दूसरा, अकबर का साम्राज्यवादी लक्ष्य था कि युद्ध लड़ने में राजपूतों से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त करना, बड़े बड़े युद्ध अभियानों पर राजपूतों को भेजा जाना और राजपूतों की वीरता से लाभ उठाना। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो मुगल राजपूत चित्रकला भी विकसित होती है, दोनों में मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, कंपोजिट कल्चर की बात आई। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राज्य को उनकी प्रशासनिक प्रतिभा से लाभ पहुंचाया गया। मान सिंह के प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिला, टोडरमल के प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिला, बड़े बड़े राजपूत सरदारों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। हालांकि मुगल काल में अकबर से भी ज़्यादा हिंदू मनसबदार, राजपूत मनसबदार औरंगजेब के समय में हुए, जिसका स्कोर 32% था, जो मुगल काल का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। चाहे जो भी हो, अकबर ने नियुक्ति के नीति के तहत भी राजपूतों का दिल जीता और उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन किया। अकबर की चौथी नीति थी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। कल मैंने अकबर के धार्मिक नीति में चर्चा की। सुलह कुल का माहौल लाया गया, बलात् धर्म परिवर्तन पर 1563 ईस्वी में रोक लगा दिया गया, राजपूत बड़े खुश हुए। तीर्थयात्रा महसूल हटाया गया 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया का उन्मूलन हुआ, राजपूतों अकबर से प्रभावित हुए। आप देखिए, हिंदू धर्म में सामाजिक बुराइयों को अकबर ने दूर करने का प्रयास किया, जैसे वह बाल विवाह निषेध करता है, लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष, लड़का के विवाह के उम्र को 18 वर्ष। तो इस तरह अकबर सती प्रथा में सुधार लाना चाहता था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ज़बरदस्ती किसी को जलने नहीं दिया जाता था, वो राज्य की तरफ से दंडित किए जाते थे। अंग्रेज़ों से पहले भी अकबर ने इस प्रकार के प्रयास किए। बाल विवाह पर रोक लगाया, बालिका हत्या को अकबर ने दंडनीय अपराध घोषित किया और सती प्रथा के रोकथाम के लिए प्रयास किए। इस प्रकार अकबर ने हिंदुओं का दिल जीतने का काम किया। मैंने कल कहा कि दीन-ए इलाही जो सभी धर्मों का समन्वित रूप था, और भी मैंने धार्मिक नीति में बहुत सारी बातों की चर्चा की। अकबर अपने हिंदू पत्नियों के साथ हिंदू संस्कार से पेश आता था, अपने माथे पर तिलक लगाता था, पाग पहनता था, सूर्य रोशनी की पूजा करता था। जैसा कि अबुल फजल ने हरकाबाई के आंगन में तुलसी चौरा का जिक्र किया है, कृष्ण मंदिर का जिक्र किया है। अर्थात वह अपने सभी राजपूत पत्नियों को धार्मिक सहिष्णुता की आज़ादी दी, उन्हें बलात् धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। इससे भी राजपूत बड़े प्रभावित हुए। यहाँ तक कि अकबर ने अपनी माँ का श्राद्ध भी हिंदू रीति रिवाज से किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाकर भी राजपूतों के दिल को जीतने का काम किया। एक बार तो ऐसी बात हो गई, जब वह सलीम का विवाह उदय सिंह की बेटी से करना चाहता था, तो अन्य सारे राजपूत शासक इसके विरोध में खड़े हो गए कि नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता है। तब उदय सिंह ने यह दलील दी थी कि चूंकि सलीम की माँ राजपूत थी, वह हिंदू माँ से उत्पन्न संतान है, इसलिए यह विवाह जायज़ है। उदय सिंह ने लड़ाई लड़ी और अपनी बेटी का विवाह सलीम से किया। तो इस प्रकार अकबर ने महत्वपूर्ण राजपूत सरदारों के दिलों को जीतने का काम किया। उपरोक्त चारों नीति के तहत अगर हम देखें तो राजपूताने का एक बड़ा भाग मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुका था, और जो बचे खुचे एक दो राज्य थे जिन्होंने उपरोक्त चारों नीति का अवलंबन नहीं किया, उनके प्रति अकबर ने अपनी पांचवी और अंतिम नीति को अपनाई। वह नीति थी युद्ध की नीति, जिसका पहला उदाहरण गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती, जिनका नाबालिग उत्तराधिकार वीर नारायण
था और वह उनकी संरक्षिका थी, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं की। 1564 ईस्वी में युद्ध भूमि में अपने पुत्र की रक्षा करते हुए मारी गई। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध अभियान रणथंभौर के सुरजन राय के खिलाफ हुआ, कालिंजर के खिलाफ हुआ 1564 ईस्वी में, और दोनों ही घरानों ने अकबर से पराजित होकर अधीनता स्वीकारी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध नीति चित्तौड़ मेवाड़ के प्रति अपनाई गई। क्रम से अगर हम देखें तो राणा उदय सिंह ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप सिंह के बाद उनका पुत्र अमर सिंह। सबसे पहले 1567 ईस्वी में राजा उदय सिंह के खिलाफ मुगलों का अभियान हुआ। राजा उदय सिंह को लिबरेटर ऑफ राजपूताना का मुक्तिदाता कहा जाता था। उदय सिंह ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह अपने जीवन भर मुगलों को मलेच्छ कहता रहा। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप 1572 में शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान हुआ, आसफ खां का अभियान होता है। राजा मान सिंह ने समझौता करवाने का प्रयास किया, लेकिन मान सिंह और प्रताप के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। उल्टे प्रताप मान सिंह से मिला तक नहीं, अपने पुत्र को खातिरदारी में भेजा। मान सिंह अपमानित हुआ। प्रताप ने स्पष्ट कहा जो अपनी बेटी और बहू का सौदा मुगलों से कर चुके हैं उनके साथ कोई सम्मानजनक बातें नहीं होगी। मान सिंह ने युद्ध की धमकी दी। प्रताप ने कहा कि अगर अपने दम पर आए हो तो कभी भी युद्ध भूमि में आ सकते हो, और अगर अपने फूफा के बल पर कूद रहे हो तो जब मन हो आ जाओ, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। महत्वपूर्ण लड़ाई हुई 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी की लड़ाई। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत के बाद यह दूसरा सबसे विशाल युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 40 से 50 हजार सैनिक मारे गए। मरने वाले भी राजपूत, मारने वाले भी राजपूत। दोनों तरफ की योद्धा राजपूती सेना थी, और यह दिन मुगलों के इतिहास में खुशी का दिन था और राजपूतों के लिए कलंक का दिन था, क्योंकि मुगलों को रक्त नहीं बहाना पड़ा। आसिफ खां युद्ध के दूर मैदान से अट्टहास लगा रहा था, देखो इन काफिरों को आज एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। और प्रताप और राजा मान सिंह के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ था। मुगलों को जीत नहीं मिली, प्रताप ने हार नहीं मानी। राजपूतों की वीरता के बारे में B.A. स्मिथ ने लिखा है कि विजेता विजित से अधिक महान थे। विजित विजेता से अधिक महान थे। प्रताप ने मेवाड़ को छोड़ा, मुगलों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया, अपनी जगह बदली अरावली के पहाड़ियों में, लेकिन उन्होंने कभी अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकारी। और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और 1608 ईस्वी में अकबर के मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, सलीम जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में मेवाड़ विजय का स्वप्न पूरा हुआ, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। इस प्रकार मेवाड़ ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, कभी उसकी अधीनता को नहीं स्वीकारी। अकबर मेवाड़ विजय के स्वप्न को दिल में लिए कब्र में दफन हो गया। इन्हीं 5 नीतियों के आधार पर अकबर की राजपूत नीति घूमती रही। अगर हम अकबर के राजपूत नीति का मूल्यांकन करें तो जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखा है कि एक नई सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ, कंपोजिट कल्चर विकसित हुआ। फलस्वरूप कला के क्षेत्र में
इंडो इस्लामिक कला विकसित हुई, राजपूत शैली विकसित हुई, मुगल राजपूत चित्रकला शैली का विकास हुआ, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस नीति के तहत राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार में अपने रक्त बहा दिए। अकबर के राजपूत नीति के परिणाम को अगर हम देखें तो अकबर की राजपूत नीति से अकबर के आदर्श का पता चलता है कि उसने किस प्रकार भारत जैसे देश के एक बड़े अभिजात राजपूत वर्ग को अपने मुगल साम्राज्य का कट्टर समर्थक बना लिया। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर उसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, उनसे संधियां की, उनसे मित्रता स्थापित कर उसे साम्राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया और उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की आज़ादी दी। परिणाम स्वरूप इस राजपूत नीति के फलस्वरूप राजपूतों के लिए भी यह सौदा लाभप्रद रही, उनके साम्राज्य सुरक्षित रहे। उनके प्रति अकबर ने युद्ध की नीति को नहीं अपनाया। सिर्फ मेवाड़, गोंडवाना और रणथंभौर कालिंजर को छोड़कर मोटे तौर पर बिना लड़े ही सारा राजपूताना अकबर के अधीन आ गया था। राजपूत मुगल साम्राज्य के बड़े कट्टर भक्त साबित हुए। अकबर के इस राजपूत नीति का लाभ अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय तक मिलता रहा। औरंगजेब के समय में राजपूतों के साथ संबंध बिगड़ी। परिणाम स्वरूप राजपूत औरंगजेब के विरुद्ध उतनी ही मजबूती से लड़े जितना कि दिल्ली सल्तनत के काल में या बाबर के समय में उससे भिड़े थे। लेकिन अकबर अपने समय का युग दृष्टा था। वह भारत के बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के दिलों पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने हिंदू वर्ग के नेता राजपूतों के दिलों को जीतने का काम किया और राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति अपनाई। हालांकि अकबर के राजपूत नीति का अध्ययन हम उसकी महत्वाकांक्षा से अलग करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजपूतों के साथ साथ मुगलों को भी इसका लाभ मिला। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति उस समय की मांग थी और हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग राजपूताना पर अकबर का अधिकार इसी विशेष नीति के तहत हुआ था, क्योंकि अकबर जानता था कि राजपूत शक्ति को बिना मिलाए वह हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता था। और यही वजह रही कि अकबर के महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार अभियान में राजपूत सहायक रहे और प्रमुख युद्ध अभियानों का नेतृत्व किया। इस प्रकार आज हमने अकबर के राजपूत नीति का अध्ययन किया। कल पुनः आपके बीच एक बार आएंगे और दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक अकबर की भू राजस्व व्यवस्था जिस पर मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी, और दूसरा मुगलों की प्रशासनिक नीति को देखेंगे। इस प्रकार हमारा मुगल काल पर महत्वपूर्ण वीडियो लगभग पूरा होगा। पुनः हम फिर दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।